नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल और आज हम कक्षा 10 की हिंदी विषय के अंतर्गत छंदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले छंद की परिभाषा को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, छंद के कारण ही रचना का पाठ करते समय लय या प्रवाह का अनुभव होता है। जब भी हम कोई रचना पढ़ते हैं, कोई काव्य पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें एक विशेष प्रकार का लय प्राप्त होता है, एक विशेष प्रकार का प्रवाह प्राप्त होता है और वो जो लय या प्रवाह होता है वो जानते हैं छंद के कारण होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसी बात को बताया गया है। अक्षरों की संख्या के आधार पर क्रम, मात्रा गणना एवं यति गति से संबंधित कुछ जो नियम होते हैं, उन नियमों से जब कोई रचना हम करते हैं, पद्य रचना करते हैं, तो उसी चीज को ही छंद कहा जाता है। छंद के बारे में यहाँ पर मात्रा गणना से कुछ संबंधित नियम दिए हुए हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए जानने का प्रयास करते हैं छंद के भेद कितने होते हैं। तो छंद दो प्रकार का होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। अगली कक्षाओं में आप जाएंगे तो आपको कई प्रकार भी मिल सकते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। ऐसे छंद जिसमें से हमें मात्रा गणना की आवश्यकता होती है, यानी मात्रा की गणना करेंगे और हमें छंद का पता चल जाएगा, उन छंदों को मात्रिक छंद कहा जाता है। ऐसे छंद जिनमें वर्णों की गिनती करने के पश्चात हमें छंद का पता चल जाता है, उन छंदों को वार्णिक छंद कहते हैं। तो आइए वार्णिक छंद को और मात्रिक छंद को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया वार्णिक छंद के बारे में, जिस छंद का निर्धारण वर्णों के आधार पर होता है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। उसके उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, इंद्रवज्रा, वसंत तालिका, मालिनी, सवया, घनाक्षरी, ये सारे क्या हैं? वार्णिक छंद हैं। एक को लेकर के हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर मालिनी का एक उदाहरण दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहा गया है कि मालिनी के जितने भी चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। वर्ण माने क्या होता है? यहाँ पर सीधी सी बात कहें, अक्षर होते हैं। आपको बच्चों के जैसे एक एक अक्षर गिन लेना है और छंद का पता चल जाएगा कि यहाँ पर वार्णिक छंद है कि कौन सा छंद है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला चरण दिया गया है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना है कि हम आधे अक्षर की गणना नहीं करेंगे। तो देख लीजिए, 2 अक्षर यहाँ पर हैं, 2 अक्षर यहाँ पर हैं, 2 अक्षर यहाँ पर हैं, 6 अक्षर हुए। 6 के बाद 2 8, 2 10, 2 12 और 3 15। टोटल कितने अक्षर या वर्ण हैं? 15। इसी तरह आइए द्वितीय चरण में भी गिनने का प्रयास करते हैं। 2 4 6, 2 8 9, 9 10 11 12, 3 15। टोटल यहाँ पर भी कितने वर्ण हुए? 15 वर्ण हुए। इसी तरह से 2 2 4, 3 7, 3 10, 2 12, 3 15, यहाँ पर भी 15 वर्ण हैं। 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 8, 2 10, 2 12, 3 15, यहाँ पर भी आप 15 वर्ण देख सकते हैं। तो हर चरण में आप देख रहे हैं कितने कितने वर्ण प्राप्त हो रहे हैं आपको। वर्ण माने अक्षर, 15-15 अक्षर प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वार्णिक छंद होता है। इसी तरह से इंद्रवज्रा में, वसंत तालिका में, सवया, घनाक्षरी, इनकी भी एक निश्चित संख्या होती है जिनको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और उनको गिन लिया जाता है, उन अक्षरों को गिन लिया जाता है और वार्णिक छंद का पता लगा लिया जाता है। इसी प्रकार से आइए मात्रिक छंद को भी समझते हैं। मात्रिक छंद के बारे में हमने आपको बताया कि जिस छंद का निर्धारण मात्रा के आधार पर होता है, आपको मात्राओं की गणना करनी पड़ती है, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद मुख्य रूप से कई प्रकार का होता है, चौपाई, रोला, दोहा, सोरठा। ऐसे छंद जिनके हर चरण में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं उनको सममात्रिक कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, हर चरण में 16-16 मात्राएं, हर चरण में 24-24 मात्राएं, तो ये क्या हो जाते हैं? सममात्रिक। जिनमें से कुछ चरणों में अलग और कुछ चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं उनको विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। तो दोहा और सोरठा आपके विषम मात्रिक हो जाते हैं। इसमें नियम होते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि आपके सिलेबस में है रोला और रोला के बाद आपके सिलेबस में है सोरठा, इसलिए रोला सोरठा की हम बात करेंगे। लेकिन मात्रिक छंद के लिए, मात्रिक छंद को समझने के लिए या उसको पहचानने के लिए हमें नियम की आवश्यकता होती है, मात्रा गणना के नियम जानने की आवश्यकता होती है।
तो चलिए सबसे पहले मात्रा गणना के नियम यहाँ पर जो दिए हुए हैं उनको समझ लेते हैं। पहला एक छोटा सा नियम है, ह्रस्व और दीर्घ से संबंधित, यानी जब भी किसी शब्द में आ, ई, उ और री की मात्राएं आएंगी हम उनको छोटा मानेंगे, यानी उनको लघु माना जाएगा और उनको किससे प्रदर्शित किया जाएगा, इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाएगा। और यदि इनके अलावा कोई भी मात्रा आती है 12 खड़ी की, जहाँ पर उसको क्या माना जाएगा, उसको गुरु माना जाएगा, उसको बड़ा माना जाएगा और उसको इस प्रकार से मात्रा दी जाएगी और इस मात्रा की गणना 2 बार की जाएगी, यानी इसको 2 माना जाएगा और इसको कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो आपने लघु और गुरु को समझ लिया है। अब आइए यहाँ से नियम अच्छी तरह से प्रारंभ करते हैं। पहला नियम है संयुक्ताक्षर से संबंधित। संयुक्ताक्षर आप समझते हैं, संयुक्ताक्षर का मतलब किसी भी शब्द में अगर आधा अक्षर आया हुआ हो और वो आधा अक्षर अगर आरंभ में आ जाए तो वहाँ पर क्या करेंगे, मात्रा की गणना नहीं की जाती। किसी भी शब्द में अगर सबसे प्रारंभ में कोई आधा अक्षर होता है तो उस आधे अक्षर की कोई भी गणना नहीं की जाती है। हालांकि यहाँ पर जैसे व्यवहार देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है, तो व्यवहार में आधा वा की कोई भी काउंटिंग नहीं की जाएगी, या की काउंटिंग की जाएगी। या को 1 मात्रा दी जाएगी, वा को 1, यहाँ पर बड़ा हा है इसको दीर्घ कर दिया जाएगा और रा को सिंगल दिया जाएगा, यानी इसकी कोई भी काउंटिंग नहीं की जाएगी। लेकिन अगर संयुक्ताक्षर कहाँ पर हो जाए, बीच में हो जाए, कहाँ पर हो जाए, बीच में हो जाए, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आइए देख लेते हैं। वहाँ पर पहले वाला वर्ण गुरु माना जाएगा, पहले वाला वर्ण को क्या कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्त को, रक्त में ता में आधा का लगा हुआ है, तो ता में आधा का की काउंटिंग नहीं की जाएगी, लेकिन का की जो मात्रा है वो रा में दे दी जाएगी, यानी रा को दीर्घ कर दिया जाएगा और ता को यहाँ पर लघु कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं, कभी भी कोई आधा अक्षर अगर प्रारंभ में आता है तो उसकी कोई भी काउंटिंग नहीं की जाती, उसमें कोई भी मात्रा नहीं दी जाती है। लेकिन अगर कोई भी आधा अक्षर बीच में आता है तो उसके पहले वाले वर्ण में 1 जोड़ दिया जाता है, यानी उसको दीर्घ कर दिया जाता है। ये छोटे छोटे 2 नियम हमने समझे हैं। आइए और थोड़ा सा नियम बचा हुआ है। नियम नंबर 3 में आप देखेंगे अनुस्वार और विसर्ग से संबंधित नियम है। अनुस्वार आप जानते हैं क्या होता है, किसी के ऊपर भी बिंदी लगा देते हैं वो अनुस्वार होता है। विसर्ग आप जानते ही हैं, आहा की मात्रा को विसर्ग कहा जाता है। इनके पूर्व अगर लघु वर्ण आया हो तो उसे गुरु माना जाता है, यानी इनकी 1 मात्रा जोड़ दी जाती अलग से। देख सकते हैं भंग में भा में लगी हुई है बिंदी, तो भा का तो 1 रहेगा ही और बिंदी का भी 1 हो जाएगा, यानी भा दीर्घ हो जाएगा, अग्गा आपका लघु हो जाएगा। इसी तरह से दुख, दा में छोटा ऊ की मात्रा है तो सिंगल होना चाहिए, लेकिन इसमें आहा की मात्रा है तो इसको दीर्घ कर देंगे और खा को सिंगल कर देंगे। तो इस तरह से अनुस्वार विसर्ग आने पर उसको गुरु माना जाता है। लेकिन अगर किसी भी शब्द के ऊपर, किसी भी वर्ण के ऊपर अनुनासिक आ जाता है, अनुनासिक समझते हैं, चंद्र बिंदु जो होता है उसको अनुनासिक कहा जाता है, तो अगर चंद्र बिंदु आ जाता है तो उसको लघु ही माना जाता है। अगर कोई लघु वर्ण है तो उसको लघु ही माना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हंसी है, तो हा क्या है, क्योंकि छोटा अक्षर है हा, तो इसके ऊपर चांद बिंदी जरूर लगी है, लेकिन इसको क्या माना जाएगा, 1 मात्रा दी जाएगी। सा में बड़ी की मात्रा, इसलिए सा को दीर्घ मात्रा दी जाएगी। इस तरह से आपने इतने सारे नियम समझे हैं। मेनली आपको बताया गया है, संयुक्ताक्षर से संबंधित 2 नियम आपको बताए गए हैं। अगर संयुक्ताक्षर प्रारंभ में आता है तो कोई भी मात्रा नहीं देते हैं, अगर संयुक्ताक्षर मध्य में आता है तो उसको दीर्घ कर देते हैं, अगर कहीं पर भी अनुस्वार आता है तो उसको क्या कर देते हैं, उसको दीर्घ कर देते हैं, अगर कहीं पर भी विसर्ग आता है तो उसको भी दीर्घ कर देते हैं, और अगर कहीं पर अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु आता है तो उसको दीर्घ नहीं करते। इतने नियम आपने जाने हैं। लास्ट में एक छोटा सा नियम ये है, हलंत के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु माना जाएगा। किसी भी शब्द में हलंत लगा हो, श्रीमन में लगा हुआ है, न में हलंत, यानी न क्या है, आधा अक्षर है, तो जब ना आधा अक्षर है तो ना की मात्रा कूद करके कहाँ पर चली जाएगी, माँ में चली जाएगी। इस तरह से श्री तो दीर्घ ही है, माँ भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, और ना की कोई भी मात्रा नहीं दी जाएगी। तो हलंत आने पर
यहाँ पर इसको मान लेते हैं, अगर प्रारंभ में आधा अक्षर है तो कुछ नहीं, और मध्य या अंत में आधा अक्षर है तो उसको दीर्घ माना जाएगा। इस तरह से इस चीज़ को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बाद आइए चलते हैं, हम मात्रा गणना का प्रयास करते हैं। मात्रिक छंदों में हमें दो चीज़ें पढ़ना, मैंने आपको पहले ही बताया। सबसे पहला है रोला। रोला एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब क्या होता है? जिसके हर चरण में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति यानी विराम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं विराम लगा हुआ है, तो ये कहाँ पर विराम होता है? 11 और 13 मात्राओं पर। 11 मात्राओं के बाद आपका विराम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए काउंटिंग करने का प्रयास करते हैं। जो बड़ा ओ की मात्रा है इसलिए इसको दीर्घ माना जाएगा। जब में कोई मात्रा नहीं यानी बड़ी मात्रा नहीं है, छोटी मात्रा है छोटा आ की, इसलिए इसको लघु, ये भी लघु। छोटी ई की मात्रा है, ये भी लघु, ये भी लघु, लघु लघु। बड़ा आ की मात्रा है दीर्घ और लघु। टोटल कितने हुए काउंटिंग कर लेते हैं। 2 2 1 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। कितनी मात्राएं हो गई यहाँ पर? 11 मात्राएं आप देख रहे हैं। इसी तरह से आगे चलते हैं। निछावर, छोटी ई की मात्रा है लघु, दीर्घ, लघु लघु। ऐ की मात्रा है तो दीर्घ, लघु लघु। बड़ा आ की मात्रा है दीर्घ दीर्घ। काउंट करते हैं, 13 होने चाहिए। 1 2 1 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13। यहाँ पर कितने आपने प्राप्त किए? 13। हमने आपको बताया था कि 13 और 11 के बाद क्या होता है? विराम यानी यति पाया जाता है। और 13 और 11 जोड़ेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा हुई? 24। इसी तरह से दूसरे चरण में भी आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी 24 मात्राएं आपको मिलेंगी। एक बार हम आपको काउंट करवा देते हैं। छोटी ई की मात्रा है लघु लघु दीर्घ, लघु लघु दीर्घ, लघु दीर्घ। काउंट कर लीजिए। 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11। 11 मात्राएं हो गई। ओ की मात्रा है दीर्घ हो जाएगा, लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ए की मात्रा है दीर्घ हो जाएगा, लघु लघु दीर्घ दीर्घ। काउंट कर लेते हैं। 2 2 3 5 2 7 2 9 2 11 2 13। टोटल कितनी मात्रा हो गई? 13। तो 11 13 यहाँ पर भी कितना हो गया? 24 हो गया। इस तरह से मात्राओं की गणना की जाती है। तो रोला को आपने अच्छी तरह समझ लिया है। इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाएगी, कितनी मात्राएं होती हैं आपसे पूछा जाएगा, और इसका उदाहरण भी आपसे पूछा जाएगा। उदाहरण आप याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं, सोरठा की बात करते हैं। यह दोहे का उल्टा रूप होता है, सोरठा कहलाता है। यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। अर्धसममात्रिक का मतलब ये होता है यानी इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं पाई जाती हैं। पहला चरण कौन सा होता है? ये पहला चरण होता है, ये दूसरा चरण होता है, ये तीसरा चरण होता है, और ये चौथा चरण होता है। क्या कह रहा है? पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं होंगी। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं होंगी। तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं होंगी। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। इसमें भी आपकी होंगी 13 और इसमें भी 13 मात्राएं होंगी। तो आइए सोरठा में भी मात्रा गणना का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं और दोबारा से आपको समझाते हैं मात्रा की गणना करने के पश्चात। निज, छोटी ई की मात्रा है लघु 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 लघु। छोटा ऊ की मात्रा है यहाँ पर लघु हो जाएगा सब। यहाँ पर भी छोटा ऊ की मात्रा लघु। बड़ा की मात्रा है दीर्घ और लघु। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11। टोटल हो गई पहले चरण में 11 मात्राएं। यहाँ पर देख लीजिए पहले चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं होती हैं। काउंट करते हैं दूसरे चरण को। श्री लिखा हुआ है तो श्री में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 2। छोटा की मात्रा है लघु 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 दीर्घ लघु लघु लघु। काउंट करते हैं। 2 2 4 2 6 7 8
2 10 1 11 12 13। कितनी मात्राएं हो गई? 13। आपको बताया गया दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। आइए तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। ओ की मात्रा है दीर्घ दीर्घ लघु 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 दीर्घ लघु। काउंट करते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। कितनी मात्राएं हो गई? 11 मात्राएं। क्या कहा था हमने? तीसरे चरण में भी कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं। अब आइए चलते हैं चौथे चरण की बात करते हैं। यहाँ पर भी कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 13 मात्राएं होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं सिंगल यानी लघु लघु, औ की मात्रा है दीर्घ, लघु 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 लघु। काउंट करते हैं 2 2 4 2 6 3 9 2 11 2 13। टोटल कितनी मात्राएं हुई यहाँ पर? 13। तो इस तरह से जो हमने बताया, तो टोटल कितनी मात्राएं हो रही, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। पीछे जो हमने बताया था, यहाँ पर हमने सिर्फ रोला के सिर्फ हमने 2 चरण लिए थे। ये पूरा पहला चरण था, ये दूसरा चरण था। अभी इसका तीसरा और चौथा चरण बाकी था जो हमने नहीं लिया था। लेकिन यहाँ पर हमने कितने चरण लिए हैं? सोरठा में चारों चरण लिए हैं। यहाँ पर आपका ये पहला चरण है, ये पूरा जो है आपका दूसरा चरण है, ये तीसरा है और ये पूरा चौथा चरण है। इसी तरह से अन्य जो उदाहरण दिए हुए हैं, इनमें भी आपको क्या करना है? मात्रा की गणना करके पता करना है कि ये सोरठा है या क्या चीज़ है। तो सोरठा में भी आपसे परिभाषा पूछी जाएगी, सोरठा की परिभाषा लिखिए और उदाहरण के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास कीजिए। तो इनमें से कोई एक सरल सा उदाहरण आप याद करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमारा यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अपने अगले वीडियो में हम उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।